कल जो हम लोगों ने टॉपिक किया था, ठीक है बच्चे, कल जो टॉपिक किया था उसमें कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है, डाउट, अच्छा, हाँ, हाँ, पूछ लूँ? ठीक है, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है उसमें? सब लोगों ने पढ़ा है? पूछूँ मैं कुछ? चलो ठीक है। चलो टॉपिक, पहला टॉपिक क्या था? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी क्यों की जाती है? ठीक है, तो कौन बताएगा? पहला टॉपिक यही था कल का ना, कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों हम करते हैं, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी आप क्यों कर रहे हो? क्या बताओगे आप लोग? हाँ, 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 प्रियंका बोलो बच्चे। प्रे हाँ, हम्म, बोल। हाँ चलो, कोमल बता, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी क्यों की जाती है? अच्छा, सबसे पूछ लो। राजकमल, चलो भाई तुम बता दो। ठीक है, कल जो जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। राजकमल बताना, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हमें क्यों करना होता है, या तुलनात्मक राजनीति को, ठीक है ना, क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया था? मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया? क्या रीजंस थे, क्या कारण थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस कराने के? या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन आप क्यों कर रहे हो? हम्म, अच्छा, और? हम्म, अच्छा, ठीक है, और कुछ? हाँ बताओ, चलो। सब लोग सुने, सबको? कोमल की आवाज़ आ रही है सबको ना? ठीक है, सुनो क्या बोल रही है, सुनो। हम्म, जी। हम्म, ठीक है, चलो। दीपा बताएंगी कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है। दीपा बताएंगे, फिर उसके बाद से ऋचा मैम बताएंगी। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है, ये दीपा मैम बताएंगी पहले, या फिर ऋचा मैम बताएंगी? दोनों में से किसी को बताना है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में क्या अंतर है, या दोनों चीज़, दोनों जो टॉपिक हैं वो दोनों समान हैं, सिमिलर हैं, या फिर दोनों में कुछ डिफरेंसेस होता है? अगर डिफरेंसेस है तो वो बताना है, समानता अगर आपको लगती है तो समानता बताना है बच्चे। हम्म, दीपा मैम बोलिए। ठीक। तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हम्म, अच्छा, ठीक है, तो तुल ठीक है, ठीक, ऋचा मैम बताएं। हाँ, ठीक है, ऋचा बताओ, ऋचा मैम बताइए। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर करिए आप। हम्म, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में कैसे अंतर करोगे? हम्म, गुड, बढ़िया। हाँ, ये चीज़ अच्छी लगी, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चीज़ होती है। ठीक है, तो और औपचारिक होता है, एक बेसिक डिफरेंसेस यही हम कर लेते हैं, ठीक है ना, कि जो तुलनात्मक राजनीति है, दीपा मैम ने भी सही बताया, सबने सही बताया, ठीक है। एक और हमने टॉपिक पढ़ा था बच्चे, ठीक है ना, तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप, ठीक है ना, नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और वहाँ पे हमने एक वर्टिकल देखा था नेचर, और एक हमने हॉरिजॉन्टल देखा था। ठीक है, तो ये पहले प्रियंका बताएगी, देन उसके बाद से, ठीक है, बाकी लोगों से जानेंगे। प्रियंका आवाज़ आ रही है बच्चे?
हेलो प्रियंका, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? हाँ, तो सवाल आपने सुना मेरा? सवाल मेरा यही है बच्चे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर है, जो स्वरूप है, ठीक है, कुछ विद्वान उसके स्वरूप को ना लंबवत बताते हैं। ठीक है, तो लंबवत अध्ययन क्या है, लंबवत स्वरूप क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जिसको हम लोग वर्टिकल नेचर बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में, और हिंदी में दूसरा जो है बच्चे वो क्षैतिज स्वरूप क्या है। तो इन दोनों में तुम्हें बता, हाँ बच्चे बताओ। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, अच्छा। ती- क्षैतिज क्षैतिज स्वरूप। और अच्छा, जो तुम्हारा लंबवत जो बच्चे स्वरूप होता है तुलनात्मक राजनीति का, जो लंबवत स्वरूप है तुलनात्मक राजनीति का, उसमें किसी एक देश को रखते हैं या अलग अलग देशों को रखकर तुलना किया जाता है? हाँ। हाँ, एक ही देश के एक ही देश के राष्ट्रीय सरकार को, प्रांतीय सरकारों को और स्थानीय सरकारों का अगर हम तुलना कर रहे हैं बच्चे, तो इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, लंबवत स्वरूप, यानी वर्टिकल नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्षैतिज में क्या करते हैं बच्चे? हम्म। 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 ठीक है, तो मतलब जैसे कहने का तो जो क्षैतिज आप स्वरूप का, जब आप क्षैतिज तरीके से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं बच्चे, तो देश एक रखते हो या देश अलग कर, कई देश होते हैं? हाँ, एक ही देश। तो एक देश के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय सरकारें आई हैं, ऐसे बोल सकते हो कि एक देश है और उस देश में जब से वो देश स्वतंत्र हुआ है और वर्तमान समय तक, ठीक है, जितनी भी राष्ट्रीय सरकारें हैं बच्चे, नेशनल जो गवर्नमेंट है उनकी, फेडरल जो गवर्नमेंट है उनके उनके उनका कंपैरिजन जो होता है बच्चों, उनका जो तुलना होता है, उसी को हम लोग क्षैतिज या एक तरह से हॉरिजॉन्टल बोल लेते हैं, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। भाई नेहरू ने अपने समय में क्या क्या किया, तो नेहरू की आर्थिक नीतियां कैसी थी, नेहरू की समाज को लेकर किस प्रकार की नीतियां थी, ये थोड़ा सा नेहरू को लेकर, नेहरू जो थे वो धर्मनिरपेक्ष को लेकर किस प्रकार के थे बच्चे, इन सभी चीज़ों का हम लोग देख लेते हैं कि नेहरू के समय की आर्थिक नीति, राजनीतिक नीतियाँ कैसी थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो समय था बच्चे, उस समय उनकी नीतियां कैसी थी, मतलब उनका विदेश नीति किस प्रकार की थी। ठीक है, किस प्रकार से जो राजनीतिक प्रणाली था वो लाल बहादुर शास्त्री के समय में किस प्रकार से कार्य कर रहा था, और राजनीतिक जो प्रणाली था, पॉलिटिकल जो सिस्टम था, वो नेहरू के समय किस प्रकार से कार्य कर रहा था। तो इसका एक हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं बच्चे। ठीक है, तो एक बार और आज जाके पढ़ना है आप लोगों को, जिससे कि कमांड उस पर अच्छे से आ जाए बच्चे। आज जो हम लोग टॉपिक अब करेंगे बच्चे, वो मैं डिस्प्ले पे, तुम लोग के डिस्प्ले पे अब शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना बच्चे? ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत, ठीक है ना, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत, ठीक है ना, आज हम लोग तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, यानी तुलनात्मक जो राजनीति है बच्चे, उसके अध्ययन करने के लिए आपके पास कौन कौन से अप्रोच हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है ना, अप्रोच, ठीक है, यहाँ मेथड की बात नहीं हो रही है बच्चे, अप्रोच की बात हो रही है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। अप्रोच दृष्टिकोण भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा बच्चे, उपागम के जगह पे ना कभी कभी दृष्टिकोण भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। दृष्टिकोण और विधि में अंतर होता है बच्चे। जब भी दृष्टिकोण लिखेगा बच्चे, तो कहने का मतलब उस विषय का आप क्या कर रहे हो, समग्र अध्ययन कर रहे हो। ठीक है ना, दृष्टिकोण का मतलब होता है कि उस विषय का समग्र अध्ययन करना किसी विधि के द्वारा। आई बात समझ में? विधि जो है वो एक छोटी चीज है, लेकिन दृष्टिकोण जो होता है वो काफी व्यापक होता है बच्चे। उस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें विधियों की जरूरत पड़ती है बच्चे। तो जो तुलनात्मक राजनीति है बच्चे, इसके अंतर्गत जो उपागम शब्द लिखा गया है, उपागम के जगह पे कभी कभी दृष्टिकोण भी
लिख कर आता है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। उपागम और दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब तुम उस चीज को थोड़ा सा क्या करो, समग्र होकर डीप में, गहराई में जाकर उस विषय का क्या करना है, तुम्हें अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के लिए कभी न कभी अध्ययन करते समय किसी न किसी विधि का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है बच्चे। जैसे अभी तुम लोग जब खुद पढ़ते हो तो वहां पे को ठीक है ना, प्रश्नोत्तर विधि रख लो, या फिर राइटिंग विधि का एक प्रकार से क्या करते हो तुम लोग यूज करते हो कि पढ़ भी रहे हो और लिख भी रहे हो उस चीज को, तो ये एक विधि होती है। ठीक है, तो जो दृष्टिकोण है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के जो उपागम है बच्चे, उन उपागमों को हमें समझना है। और सबसे पहले आज जिन उपागमों पर हम बात करेंगे बच्चे, वो शास्त्रीय उपागम है बच्चे, परंपरागत उपागम है बच्चे, जिसको क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरागत उपागम है, जिसका एक प्रकार से किसी भी विषय को अध्ययन करने के लिए एक प्रकार से क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। इतनी आवाज मेरी क्लियर है बच्चे आप लोगों को? अब जब नीचे आओगे बच्चे तो वहां पे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं उपागम बताया गया है बच्चे। ठीक है, तो तुलनात्मक जो राजनीति है बच्चे, अगर तुलनात्मक राजनीति का अगर आधार हमें देखना है बच्चे कि तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत कहां से होती है बच्चे, या किस विचारक या किस चिंतन में, किस विचारक के चिंतन में हमें सबसे पहले तुलनात्मक विधि देखने को मिलती है बच्चे, तो वो व्यक्ति जो है वो अरस्तु है बच्चे, एरिस्टोटल है बच्चे। ठीक है, एरिस्टोटल के चिंतन में बच्चे सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति को देखा गया था, जहां पे अरस्तु ने बच्चे, एरिस्टोटल ने बच्चे 158 देशों के संविधानों का क्या किया, अध्ययन किया। और 158 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद बच्चे उसने बताया विभिन्न प्रकार की, उसने शासन प्रणालियों के बीच में भी तुलना किया। तो जो शासन प्रणाली थी बच्चे, तो उन शासन प्रणाली के बीच में जो तुलना अरस्तु के द्वारा जो किया गया था, वो संविधान के आधार पर किया गया था बच्चे। उसने 158 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, और उसके स्टडी के बाद उसने पॉलिटिकल सिस्टम को क्या किया था, कंपेयर किया था। और पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने के बाद बताया बच्चे कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम सैद्धांतिक रूप से अच्छा होता है और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम प्रैक्टिकली बेस्ड होता है बच्चे। यानी उसने 158 कंट्रियों के संविधान का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसने शासन प्रणालियों की तुलना की बच्चे, शासन प्रणाली की तुलना की। और शासन प्रणाली की तुलना करने के बाद उसने ये बताया कि कौन सी शासन प्रणाली जो होती है वो बहुत बेहतर होती है बच्चे, और व्यवहारिक रूप में कौन सी शासन प्रणाली लागू करनी चाहिए बच्चे। ठीक है, ये एरिस्टोटल के द्वारा सबसे पहले बताया गया था बच्चे। तो अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई थी बच्चे, 6 प्रकार की उसने शासन प्रणाली बताई थी बच्चे। ठीक है, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, गूढ़ तंत्र, राज्य व्यवस्था एवं लोकतंत्र। देखो राजतंत्र जो है बच्चे, उसने बोला कि उसमें उसने क्या किया कि शासन प्रणाली में जो व्यवहार होता है बच्चे, जो बिहेवियर होता है, उसको देखते हुए उसने शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया, अच्छा शासन प्रणाली और बुरा शासन प्रणाली बच्चे। राजतंत्र में कितने व्यक्ति शासन करते हैं? राजतंत्र में बच्चे जो किंगशिप होता है, जो मोनार्कीज होता है, उसमें कितने लोग शासन करते हैं? क्वेश्चन आप लोगों ने सुना बच्चे, राजतंत्र में कितने व्यक्तियों का शासन होता है? एक व्यक्ति या एक से अधिक एक व्यक्ति का शासन होता है बच्चे। तो सोचो, अरस्तु ने बोला कि अगर एक व्यक्ति का शासन है, अगर वो एक व्यक्ति अच्छे तरीके से शासन कर रहा है बच्चे, उसमें लालच नहीं है, ठीक है, लोभ नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, तब तो वो शासन प्रणाली क्या मानी जाती है? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। लेकिन जिस दिन राजा में बच्चे लोभ आ जाए, लालच आ जाए, अपने स्वार्थ को वो ज्यादा महत्व देने लगे बच्चे, उस दिन वो शासन प्रणाली जो होती है वो क्या हो जाती है? करप्ट हो जाती है। और उस करप्ट शासन प्रणाली को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? निरंकुश तंत्र। ठीक है, जहां पे राजा एक ही व्यक्ति का, निरंकुश में क्या होगा? एक व्यक्ति का ही शासन होता है बच्चे, एक व्यक्ति का ही शासन होता है, लेकिन वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? तानाशाही हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, अपनी इच्छा को जनता के ऊपर क्या करने लगता है? थोपने लगता है बच्चे।
फिर निरंकुश जो है वो करप्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है बच्चे। निरंकुश तंत्र जिसको डिस्पोजिटिज्म्स भी बोलते हैं, ये एक प्रकार से क्या करप्टेड फॉर्म है बच्चे। उसके बाद से आता है कुलीन तंत्र जिसको इलीट क्लास बोलते हो, मतलब उस समाज के जो धनी लोग होते हैं बच्चे, उनके हाथों में क्या कर दो, शासन दे दो बच्चे। तो इनके हाथों में अगर शासन है तो अगर ये जनता के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, जनता के हितों के बारे में सोच रहे हैं, तो कुलीन तंत्र जो होता है वो एक अच्छा और गुड शासन प्रणाली मानी जाती है बच्चे। लेकिन कुलीन तंत्र का जो करप्टेड फॉर्म है बच्चे, उसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं, गुट तंत्र बोलते हैं। गुट में छोटे छोटे क्या हो गए, ग्रुप बन गए और उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है, तो उसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, गुट तंत्र। और जो गुट तंत्र है वो करप्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। भ्रष्ट एक शासन प्रणाली जो है वो गुट तंत्र है बच्चे। और भ्रष्ट शासन प्रणाली के बाद जो शासन प्रणाली आएगी उसको राज व्यवस्था बोलते हैं बच्चे। और इसी को इंग्लिश में अरस्तु ने पॉलिटी बोला था बच्चे। जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था है बच्चे, वो शुद्ध शासन प्रणाली है, किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। तो व्यवहारिक रूप में बच्चे वो राज्य व्यवस्था वाली ही शासन प्रणाली की बात करता है, क्योंकि राज्य व्यवस्था वाली जो शासन प्रणाली है बच्चे, इसमें आम जनता की भी भागीदारी होगी, आम जनता भी भाग लेगी। और जो इलीट क्लास होगा, जो कुलीन तंत्र है बच्चे, जो इलीट क्लास है, वो क्या करेंगे, शासन करेंगे और नीतियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो व्यवहारिक रूप में उसने जिस शासन प्रणाली को बच्चे, जिस उसने पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट किया था एरिस्टोटल, उसको राज्य व्यवस्था बोला जाता है, इंग्लिश में पॉलिटी बोलते हैं। जबकि उसने सैद्धांतिक रूप में वैसे तो राजतंत्र का ही समर्थन किया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कौन सी प्रणाली होनी चाहिए बच्चे, तो व्यवहारिक रूप में उसने राज्य व्यवस्था के बारे में बोला था। और राज्य व्यवस्था का जो करप्टेड फॉर्म है बच्चे, उसको डेमोक्रेसीज बोलते हैं। लोकतंत्र की आलोचना प्लेटो भी करता था बच्चे, और लोकतंत्र की आलोचना जो है वो एरिस्टोटल के द्वारा भी किया जाता है। लोकतंत्र का महत्व तो 19वीं सदी और 20वीं सदी में आकर बढ़ता है बच्चे, जब औद्योगिक क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, तो डेमोक्रेसीज का महत्व बढ़ जाता है। वरना एनिसेंट पीरियड में, प्राचीन काल में जाकर देखोगे तो लोकतंत्र की आलोचना बहुत की जाती है। ठीक है, लोकतंत्र की आलोचना बहुत अधिक होती है, प्लेटो के द्वारा भी की गई थी और एरिस्टोटल के द्वारा भी की गई थी। तो ये जो 6 शासन प्रणाली तुम्हारे डिस्प्ले पर दिख रहा है बच्चे, इसी को साइक्लिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं बच्चे। तो तुमसे पेपर में कभी पूछा जा सकता है, साइक्लिक चेंज ऑफ द गवर्नमेंट का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है बच्चे। साइक्लिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसने, तो अरस्तु ने दिया था। मतलब सरकार के परिवर्तन, शासन प्रणाली के परिवर्तन चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है बच्चे, शासन प्रणाली के परिवर्तन चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है बच्चे, तो ऑप्शन में क्या करना है, एरिस्टोटल करना है बच्चे। और ये तुलना ही किया था बच्चे, उसने कंपैरिजन किया, तभी वो क्लासिफाई किया था अच्छा शासन और बुरा शासन। तीन प्रकार के अच्छे शासन बताए थे और 3 प्रकार के उसने बुरे शासन बताए थे बच्चे। समझ में आया यहां तक बच्चे। और देखो उसी में शासन प्रणाली के बीच में तुलना करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि राजतंत्रीय शासन सर्वश्रेष्ठ है बच्चे। तो अगर तुम अब एरिस्टोटल को मान लो तुम खुद पढ़ रहे हो, मान लो अरस्तु को तुम लोग खुद पढ़ रहे हो, तो अरस्तु की जब शासन प्रणाली को तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें सीधा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तुम लोगों ने मुझसे सुन रखा है कि जो अरस्तु का शासन प्रणाली है वो किसको सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बोलता है, राजतंत्र को। लेकिन व्यवहारिक रूप में किस शासन प्रणाली को सपोर्ट करता है बच्चे, पॉलिटी को, राज्य व्यवस्था को। ये अब तुम्हें क्या हो रहा है, देखो अगर तुमने एरिस्टोटल बच्चे, अगर उस समय जब मैंने पढ़ाया था और वीडियोस डाली थी बच्चे, अगर तुमने उस समय सुना होगा ना, तो ये चीज तुम्हें क्या हो जानी चाहिए, रिवाइज हो जानी चाहिए बच्चे। कम पॉलिटिक्स में, हमारे पॉलिटिकल साइंस में यही खास बात है कि बहुत सारी चीजें ना पढ़ते पढ़ते रिविजन्स हो जाती हैं, इतना रिपीट होती हैं वो। 2-3 चीजें तो पता ही चला गया कि एरिस्टोटल की अगर शासन प्रणाली पूछ ले तुमसे कोई भी कि एरिस्टोटल का शासन प्रणाली बताइए क्या होता है, तो तुम बता नहीं दोगे कि सैद्धांतिक रूप में तो एक प्रकार से वो राजतंत्रीय शासन का समर्थन करता था, मोनार्कियल सिस्टम को सपोर्ट करता था, लेकिन प्रैक्टिकली वो किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात करता था, राज्य व्यवस्था की, पॉलिटी की बात करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गोल्डन मीन बोलते हैं बच्चे, मध्यम वर्गीय का शासन, मध्यम मार्गीय शासन। कौन शासन सबसे बेस्ट होता है, मध्यम मार्गीय शासन सबसे बेस्ट होता है बच्चे। कहने का मतलब ये है कि
पढ़ने का जो हमारा तरीका भी होता है बच्चे, एक एग्जाम्पल से समझो, हमारे पास 10 यूनिट है, अगर 10 यूनिट में से हमने हर यूनिट से कुछ कुछ टॉपिक्स अगर तैयार किया है, मैं पेपर क्लियर कर लूंगा। जरूरी नहीं कि मैं 5 यूनिट तैयार करके जाऊंगा तो ही मेरा पेपर क्लियर। हर समय हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए कि भाई मुझे 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं टिक करने हैं, मुझे 60 क्वेश्चन पेपर 2 में टिक करके आने हैं अपने सही सही, और पेपर 1 में 30 से 32 क्वेश्चन सही करने, मेरा नेट जीआरएफ हो जाएगा। मुझे 100 के पीछे कभी भागना ही नहीं है, मुझे 100 के लिए पढ़ना है, लेकिन सही कितना करके आना है, 60% मेरा होना चाहिए, 60 से 65% बच्चे नौकरी पाने के लिए, इतना ही मेरिट बनती है। आई बात समझ में? तो ये क्लियर हो। अरे नेट तो हो ही जाएगा, पढ़ते चल नेट हो जाएगा, नेट कौन सा भागे जाएगा। हाँ तो नेट हो जाएगा, अगर पढ़ रहे हो तो नेट हो जाएगा बच्चे, नेट नहीं रुकेगा, ठीक है ना। नेट जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको डिस्कस करो, अपने में डिस्कस करो कंसेप्टों को, ठीक है, खुद भी पूछा करो ग्रुप में, ठीक है। और नहीं अगर कोई चीज़ क्लियर हो रहा है तो वो मुझसे क्लियर करो बच्चे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम करके ना आराम से क्रैक कर सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन डालो, उसको बनाओ, डिस्कस करो, नहीं किसी से बन रहा है तो पूछो, जिसने बनाया उसका आंसर उससे पूछो, तो ये थोड़ा सा डिस्कशंस करो उस पर बच्चे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या होंगी, क्लियर होंगी बच्चे। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चंस किया करो, तुम लोग ग्रुप में भी डालो, क्वेश्चंस बनाओ, उसका आंसर कोशिश करो, देख कर बनाना है, देख कर बनाओ, कैसे भी बनाओ, ठीक है, क्वेश्चंस करना जरूरी है बच्चे। दूसरा जो हम देखते हैं बच्चे, एक और स्कॉलर का नाम आता है मॉन्टेस्क्यू का बच्चे, ठीक है। जो मॉन्टेस्क्यू है बच्चे, उसने भी विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का क्या किया है, तुलना किया है। लेकिन जो मॉन्टेस्क्यू ने विभिन्न प्रकार की जो शासन प्रणालियों का बच्चे जो तुलना किया है, वो भौगोलिक कारकों के आधार पे किया है, ये ध्यान में रखना है। मॉन्टेस्क्यू ने जो देशों का, बहुत सारे देशों की शासन प्रणाली का जो उसने तुलना किया है बच्चे, वो भौगोलिक कारकों के बीच उसने तुलना करने का प्रयास किया है बच्चे, क्योंकि हर एक देश के भौगोलिक कारक एक जैसे नहीं होते हैं, हर एक देश का सामाजिक संरचना एक जैसा नहीं होता है बच्चे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शासन प्रणाली को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं बच्चे। आई बात समझ में? अगर भारत की शासन प्रणाली को समझना है बच्चे, तो भारत के भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा बच्चे, भारत के सामाजिक संरचना को समझना पड़ेगा बच्चे, भारत की आर्थिक स्थिति को समझना पड़ेगा बच्चे, भारत की सांस्कृतिक कारकों को समझना पड़ेगा बच्चे, तब जाकर तुम भारत के शासन प्रणाली को समझ सकते हो बच्चे। तुम्हें संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तो दिख रही है बच्चे, ये दिख रही है कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों विशेषताओं को समेटे हुए है, लेकिन इसका ये तो हमें पता है कि ये तो है, लेकिन ये है क्यों, ये हमें क्या करना है, पता करना है कि अगर हम क्वासी फेडरल सिस्टम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम प्योर फॉर्म में एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं हमने फेडरल सिस्टम को, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया। तो उसका जवाब क्या होगा बच्चे, क्योंकि भौगोलिक कारक जो थे हमारे वो बहुत अलग हैं, हमारी सामाजिक संरचनाएं जो है वो बहुत अलग हैं बच्चे, सांस्कृतिक रूप में तुम देखोगे इस देश में विविधता बहुत अधिक है बच्चे, आर्थिक स्थिति जब इस देश की देखोगे बच्चे, आर्थिक संसाधन देखोगे बच्चे, तो वो बहुत अलग थे बच्चे। तो कहीं ना कहीं हमने संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रणाली को क्या करने की कोशिश की थी बच्चे, मर्ज करने की कोशिश की। इसलिए हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, ये नहीं तुलना करना है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, ये तो मुझे पता है, ये लिखा हुआ है संविधान, ये है क्यों, ये पता करना होता है तुलनात्मक राजनीति के द्वारा बच्चे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा, ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू ने बच्चे जो शासन प्रणाली की भौगोलिक कारकों के बीच जो तुलना करने का प्रयास किया है, और इसको उन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने क्या किया था, अध्ययन कर कर लिखा है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी है, ये पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है बच्चे, तो वहां पे आंसर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मॉन्टेस्क्यू को टिक करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। अब ये नहीं कि मॉन्टेस्क्यू तुम पहली बार सुन रहे हो और मॉन्टेस्क्यू सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सुनने को मिलेगा, ऐसा नहीं। मॉन्टेस्क्यू जब तुम वेस्टर्न फिलोसफर को पढ़ोगे बच्चे, पाश्चात्य दार्शनिकों को भी पढ़ोगे, तो बीच बीच में ना इसके स्टेटमेंट आ जाएंगे। लॉक को पढ़ते हुए ना मॉन्टेस्क्यू आएगा, जो लॉक को तुम पढ़ोगे ना, लॉक को अगर तुम खुद भी पढ़ रहे हो किसी बुक से, तो लॉक को पढ़ते समय बीच में कहीं ना कहीं मॉन्टेस्क्यू की बात हो जाएगी,
आई बात समझ में बच्चे? तो ये नहीं कि हमने यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू को सुना तो भूल जाना, नहीं, इन विचारकों को याद रखना है और इन्होंने क्या, ये लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं बच्चे, और इनका स्टेटमेंट दूसरे जगह किस प्रकार से यूज हो रहा है, ये भी हमें क्या करना होता है, समझना होता है। अब नेक्स्ट आओगे बच्चे, डी टॉकविले। अब ये नाम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो हम सुनते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी में भी सुनेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर में भी सुनेंगे, ठीक है। इंडियन फिलोसफर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं टॉकविले आएगा। और टॉकविले जो है बच्चे, इन्होंने क्या अध्ययन किया था, तुलनात्मक राजनीति का इन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया था, तो इन्होंने अमेरिका में, अमेरिका जो है पहला एक लोकतांत्रिक देश था बच्चे, और सबसे पहले अमेरिका ने अपने यहाँ लोगों को क्या किया था, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए थे। तो टॉकविले ने ये अध्ययन करने की कोशिश की बच्चे कि अमेरिका में जो लोकतंत्र दिया गया है वहां स्वतंत्रता कितनी उपलब्ध है और स्वतंत्रता के लिए कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं बच्चे। तो ये टॉकविले के द्वारा। आज भी तुम अमेरिका देखोगे बच्चे, जैसे अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, सॉरी, इराक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। पढ़ो उसको, एक लाइन को पढ़ो, तुम बोलो पढ़ के उस लाइन को बोलो, राजकमल उस लाइन को बोलो, तुम खुद बोलो एक बार। दिख रहा है ना डिस्प्ले पे कि नहीं दिख रहा है? राजकमल, डी टॉकविले ने यह देखने का प्रयास किया कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता उपलब्ध है अथवा स्वतंत्रता के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो टॉकविले का काम, जैसे अमेरिका जो है बच्चे, वो पहला देश था जिसने अपने देश में एक लिखित संविधान को लागू किया और अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या किया था, अपनाया था, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर स्वतंत्रता दिया। तो क्या जितनी स्वतंत्रता उसके संविधान में बोली गई थी, क्या उतनी ही स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हो रही है, या स्वतंत्रता बोला जा रहा है, व्यवहारिक रूप में स्वतंत्रता उपलब्ध है ही नहीं, स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं बच्चे। ये अध्ययन टॉकविले के, जैसे कहने का हम बोलते हैं ना कि लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता होता है, लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता के लिए चुनौतियां नहीं होती हैं, लोग बोलते हैं। अब ये कैसे पता करोगे? लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता होती है, ये तो बोला जाता है। अब तुम्हें यह पता करना है कि सही में लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्रता है या नहीं। तो अब क्या करोगे? तुम अलग अलग लोकतांत्रिक देशों को चुनोगे ना, अपने चयन करोगे, और चयन करने के बाद वहां पे क्या करोगे? तुलना करोगे कि नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे देश देखा है, मैंने तो अध्ययन किया है जहां पे सही में स्वतंत्रता होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं लोकतंत्र तो है वहां पे, लेकिन स्वतंत्रता को वहां पे क्या कर दिया जा रहा है? सीमित कर दिया जा रहा है। तो तुलना करने से ही पता चलेगा। अमेरिका में अगर लोकतांत्रिक देश है बच्चे और अमेरिका में स्वतंत्रता है या नहीं है, तो वहां की संस्थाओं को जब तक तुम तुलना नहीं करोगे बच्चे, तब तक थोड़ी पता चलेगा कि स्वतंत्रता दी जा रही है, फ्रीडम और लिबर्टी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो तुलना ही करके पता चलेगा बच्चे, ठीक है ना? क्लियर हुआ या नहीं? बाकियों को क्लियर है बच्चे या नहीं है? ठीक है। जब नेक्स्ट में आओगे बच्चे, जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में तथा प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में विद्वानों के द्वारा विभिन्न पश्चिमी देशों की शासन प्रणाली की तुलना की गई बच्चे। तो ध्यान में रखना, जो परंपरागत, ठीक है ना, परंपरागत जो अध्ययन है बच्चे तुलनात्मक राजनीति का, वो 19वीं और जो 20वीं सदी थी बच्चे, उसके ठीक है प्रारंभिक दशकों में इन देशों ने क्या किया था? सिर्फ पश्चिमी देशों की शासन प्रणाली का तुलना किया था। पश्चिमी देशों की शासन प्रणाली की तुलना की जा रही थी। इसलिए परंपरागत जो अध्ययन है बच्चे तुलनात्मक राजनीति की, उसकी एक प्रकार से क्या की जाती है? आलोचना की जाएगी। क्यों आलोचना होगी? क्योंकि इसमें सिर्फ पश्चिमी देशों को ही क्या किया जा रहा है? अध्ययन का केंद्र बनाया जा रहा है। बाकी के देशों का तो अध्ययन ही नहीं किया जा रहा है बच्चे। तो जो परंपरागत अध्ययन के द्वारा जो परिणाम या रिजल्ट मिले थे बच्चे, वो एक कंप्लीट रिजल्ट नहीं थे पूरे राजनीति का, वो क्या थे? पार्शियल थे, आंशिक एक परिणाम हमें क्या हो रहा था? प्राप्त हो रहा था बच्चे। तो परंपरागत अध्ययन की आलोचना क्यों की जाती है? तो उसका जवाब देना होता है बच्चे, क्योंकि इसके परंपरागत जो अध्ययन था बच्चे, इस अध्ययन का जो केंद्र था वो सिर्फ पश्चिमी देश थे, पश्चिमी देशों की शासन प्रणाली थी। मतलब वहां की सरकार
में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का ही तुलना किया जाता था। वहां पे अगर कोई विधायिका है, वो विधायिका क्यों इस प्रकार की कार्य कर रही है, उसका अध्ययन नहीं किया जाता था बच्चे परंपरागत अध्ययन में। सिर्फ हमने क्या कर दिया, वहां के दोनों सदनों का किसी दूसरे देश के दोनों सदनों से क्या कर दिया, तुलना कर दिया, और उनके कार्य क्षेत्रों का क्या कर दिया, तुलना कर दिया, बस बात खत्म। या संविधान में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, संविधानों का हमने तुलना कर दिया परंपरागत। तो ये जो 20वीं शताब्दी था बच्चे, उसके आरंभिक दशकों में सिर्फ जो पश्चिमी देश थे उन्हीं की शासन प्रणाली की क्या हो रही थी, तुलना की जा रही थी बच्चे। आई बात समझ में। और जो तुलना हो रहा था बच्चे, वो संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर शासन, मतलब संविधान को आधार बनाकर शासन प्रणालियों की हमने क्या कर ली, तुलना कर ली। जैसे अमेरिका का संविधान उठा लिया, और अमेरिका जैसा और कौन सा देश है जिसके पास लिखित संविधान है बच्चे, दोनों देशों के संविधान को उठाया, संविधान में क्या क्या चीजें लिखी हैं, और मैंने लोगों को क्या कर दिया, वर्णन कर दिया, बता दिया कि भाई अमेरिका के संविधान में ये लिखा गया है, और ब्रिटेन का अलिखित संविधान है उसमें ये चीजें हैं। वहां की संसद जो है वो ये कार्य करती है ब्रिटेन की, और अमेरिका की संसद जो है वो ये कार्य करती है। अब क्यों कार्य कर रही है बच्चे, इसका जवाब जो था वो परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त ही नहीं हो रहा था बच्चे। तभी तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आधुनिक अध्ययन का क्या आया, कंसेप्ट आया, मॉडर्न अप्रोच दिए गए बच्चे। कि ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर अमेरिका का सीनेट इतना ताकतवर है तो क्यों है, इसका भी तो लोग जवाब चाहेंगे। ये थोड़ी बच्चा सिर्फ जानना चाहता है कि जो अमेरिका का सीनेट है बच्चे, जो अमेरिका की राज्यसभा होगी, जिसको सीनेट बोलते हैं, भारत में राज्यसभा बोलते हो, अमेरिका में जो राज्यसभा जैसी जो संस्था है बच्चे उसको सीनेट बोला है। तो अमेरिका की सीनेट इतनी ताकतवर क्यों है, और भारत की जो सीनेट है, जो राज्यसभा है, वो अमेरिका के सीनेट से कमजोर क्यों है। तो इसका अध्ययन करने के लिए कोई विधि ही नहीं थी परंपरागत में बच्चे, इसलिए परंपरागत अध्ययन की क्या हो रही थी, आलोचना होनी शुरू हुई थी बच्चे। क्लियर हुआ जो बात मैंने बोली आप लोगों को। अगर तुमसे कोई ये पूछेगा बच्चे कि आधुनिक जो उपागम है बच्चे वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत क्यों आए, तो क्या इसका जवाब दोगे आप लोग। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बच्चे मॉडर्न अप्रोच को क्यों इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, क्या दिक्कत थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कि हमें मॉडर्न अप्रोचेस को देना पड़ा, मॉडर्न सिद्धांत को देने पड़े थे बच्चे। डेविड स्टन ने अपने सिस्टम थ्योरीज दी थी, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ ठीक है। और संविधानों की तुलना, कोई संस्था है तो वो संस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, क्यों कार्य कर रही है, इसका जवाब परंपरागत अध्ययन में नहीं प्राप्त हो रहा था बच्चे। इसीलिए आधुनिक अध्ययन के क्या हुए थे, सिद्धांत आए थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इसीलिए मॉडर्न अप्रोचेस आया था, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है, सरकारों का कंपैरिजन कर रहा था। उसके अलावा सरकार को जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे, सरकार को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, उनका तो वो लोग कंपैरिजन ही नहीं कर रहे थे। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या माना जाता है कि एक प्रकार से क्या है, अधूरा अप्रोच है, लेकिन उसकी उपयोगिता कम नहीं है बच्चे। ये मत बोल देना कि ट्रेडिशनल अप्रोच की तो कोई उपयोगिता ही नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच ने ही बच्चे मॉडर्न अप्रोच का क्या किया, आधार तैयार किया। ऐसा नहीं, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं आता बच्चे और ट्रेडिशनल अप्रोच की कमियां नहीं पता चलती बच्चे, तो क्या मॉडर्न अप्रोच आता? तो उसका जवाब नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच की कमियों के वजह से ही तो मॉडर्न अप्रोच जैसी चीजें क्या हुई थी, डेवलप्ड हुई थी बच्चे। क्लियर हुआ? ये इसलिए इतना बता रहा हूं बच्चे क्योंकि एजर्सन रीजन में क्वेश्चन जाएगा तो तुम्हें वहां पे सोचना पड़ेगा बच्चे। मैंने ये बोला, तुमसे सीधा सुनो बच्चे, तुमसे ये क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्न अप्रोच जो है बच्चे, जो तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक सिद्धांत जो हैं वो क्यों खोजे गए, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करने के लिए नए सिद्धांतों की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो क्या जवाब दोगी तुम? रिचा, आवाज आई मेरी बच्चे? तो मैंने जो सवाल सुना आपने, मैंने बोला कि तुलनात्मक राजनीति में जो परंपरागत उपागम थे बच्चे, ठीक है, उस परंपरागत उपागम की कुछ कमियां होंगी बच्चे, तभी तो आधुनिक उपागम जैसी चीजें आई थी तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करने के लिए।
और कमियों में मैंने क्या बताया कि जो परंपरागत उपागम था वो सिर्फ सरकारों का अध्ययन करता था और संविधानों की तुलना करता था। और संविधान को प्रभावित करने वाले तो कारक होते हैं ना बच्चे। जब किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो संविधान कहीं ना कहीं उस देश के समाज से तो प्रभावित होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होगा, उस देश की सामाजिक संरचना से प्रभावित होगा, उस देश की संस्कृति से प्रभावित तो होता है ना संविधान। तो उन चीजों का अध्ययन जो था वो परंपरागत तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आधुनिक उपागम की क्या हुई थी बच्चे, खोज हुई थी बच्चे। नीचे जब आओगे बच्चे तो तुलनात्मक राजनीति के विकास के इस चरण में सरकार और संविधान की तुलना की गई। ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति के बच्चे परंपरागत जो उपागम थे, ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस थे बच्चे, उसमें हम सरकार और संविधान की सिर्फ तुलना कर रहे थे। संस्थाओं की हम क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। संस्थाओं के लीगल स्टेटस का क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। उसके अलावा और कोई भी चीज तुलना नहीं की जा रही थी बच्चे। संस्थाओं का अध्ययन हो रहा था और जो संस्थाएं हैं बच्चे वो किस नियम पे कार्य करती हैं बच्चे, उसी को बच्चे उस चीज को हम लोग संस्थागत वैधानिक उपागम बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोचेस बोला जाता है। तो परंपरागत उपागम में सिर्फ संस्थाओं का क्या हो रहा था, तुलना हो रहा था। और संस्थाओं का जो तुलना हो रहा था वो किसके आधार पे हो रहा था, संविधान के आधार पे हो रहा था। इसीलिए हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोच बोलते हैं, संस्थागत वैधानिक उपागम बोला जाता है बच्चे। क्लियर हुआ? अगर तुमसे कोई ये पूछा जाए कि संस्थागत वैधानिक उपागम क्यों नाम दिया जाता है परंपरागत उपागम को, तो क्या बताओगे आप लोग? जब किसके आधार पे अध्ययन किया जाता है, किसके आधार पे? हाँ, न्यायपालिका का अध्ययन हो रहा है, ठीक है, विधायिका का अध्ययन हो रहा है, कार्यपालिका का अध्ययन। संस्थात्मक उसको वैधानिक उपागम किसके आधार पे तुम तुलना कर रहे हो? आधार करने का तुलना क्या है? किस चीज को बनाकर कार्यपालिका? अरे संविधान पागल। संविधान के आधार पे उन संस्थाओं का क्या हो रहा है ना, तुलना हो रहा है। इसीलिए तो उसको हम लोग संस्थागत वैधानिक उपागम बोलते हैं बच्चे, इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोचेस बोला जाता है। यानी परंपरागत उपागम का ही दूसरा नाम संस्थागत वैधानिक उपागम है बच्चे। कार्यपालिका एक संस्था है, विधायिका एक संस्था है बच्चे, न्यायपालिका एक संस्था है। और इन संस्थाओं को बच्चे अगर तुम्हें जानना है कि कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, विधायिका के क्या कार्य हैं, न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, इनके कर्तव्य क्या होते हैं, इनका क्षेत्र क्या होता है बच्चे, वो संविधान पढ़ना पड़ता है। संविधान को पढ़ोगे तब तो कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में पता चलता है। अरे भाई, संघीय जो कार्यपालिका है बच्चे, संघीय कार्यपालिका को जब अनुच्छेद 52 से पढ़ना शुरू करते हैं तब पता चलता है ना। राष्ट्रपति जो है वो क्या है, संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये तुमने देखा है, संविधान को पढ़ा है तब पता चला है? पढ़ा है, देखा नहीं है। संघीय कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये मैंने अनुच्छेद में बताया होगा, पढ़ाया होगा ना, हमने देखा थोड़ी है जाके। ठीक, लेकिन आधुनिक उपागम क्या बोलते हैं, इनको देखना भी चाहिए, तब हम इसको वास्तविक मानेंगे। वास्तविक रूप में हम क्या देखते हैं, देखा संविधान के अनुसार तो तुम देखते हो बच्चे, संविधान के अनुसार तुम क्या देखते हो कि संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति बहुत ताकतवर व्यक्ति है। क्या सही में व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति उतना ही ताकतवर व्यक्ति है? तब तो हमने तो बच्चों को पढ़ा दिया था कि अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। संविधान के अनुसार हमने पढ़ा दिया कि राष्ट्रपति जो है वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि सभी की नियुक्तियां वही करता है और सभी को हटाता वही है। लेकिन बच्चा जब सुनता है, व्यवहारिक रूप में देखता है तो कहता है अरे ये तो सारा कार्य राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के नाम पर तो प्रधानमंत्री कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जो है वो ताकतवर हुआ या राष्ट्रपति ताकतवर हुआ? तो अब ये कंफ्यूजन हुआ। अब बच्चे को इस कंफ्यूजन को दूर करना है बच्चे, तो वो क्या करेगा, आधुनिक उपागम के मदद के द्वारा या तुलनात्मक राजनीति के द्वारा वो जाकर क्या कर पाएगा बच्चे, इस अंतर को समझ पाएगा बच्चे। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तुम पढ़ाना 11-12 के बच्चों को जाके, ठीक है, और तुमने एकदम बुक के हिसाब से पढ़ाना और संविधान के अनुसार पढ़ा देना, ठीक है। और फिर पूछना उसे कि अच्छा बच्चे ये बताओ कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में ताकतवर कौन है अपने कार्यों को लेकर?
तो वो क्या बोल देगा, कहेगा राष्ट्रपति। लेकिन तुम कहोगे नहीं, तुम्हारा तो आंसर गलत है। व्यवहारिक रूप में तो प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वही सारा कार्य करता है। जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो प्रधानमंत्री की होता है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो कहने का मतलब वो बच्चे को नहीं लगेगा फिर सही क्या है, तो सही तक उसको पहुंचाने के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ता है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम तुम लोगों को आधुनिक उपागम भी पढ़ाते हैं बच्चे। तब तुम बताते हो कि अरे नहीं नहीं, व्यवहारिक रूप में तो प्रधानमंत्री जो है वो ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में ये बताया गया है कि जहां भी संसदीय प्रणाली होगी, जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, वो वहां पे ताकतवर व्यक्ति कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। और भारत में तो पूरा का पूरा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्या किया जाता है, एक प्रकार से अपनाया जाता है, केंद्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। बच्चे क्लियर हुआ या नहीं, बच्चों क्लियर है या नहीं? इंस्टीट्यूशनल लीगल अप्रोच क्यों बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस को, तो बता पाओगे या नहीं तुम लोग? अरे कोई तो बोलो, बता पाओगे या नहीं? हाँ, फिर क्या दिक्कत है, डाउट? हाँ, क्या डाउट है, बोलो। नहीं बच्चे, बोला जाता है। कहने का मतलब तुम्हारा एक निक नेम होगा, एक तुम्हारा रियल नेम है, तो दोनों नाम की तुम ही हो बच्चे, ठीक है। तुम्हारे व्यवहार तो निक नेम पे भी अगर बोला जाए तो उसी प्रकार की तुम व्यवहार करते हुए मुझे दिखोगे, और जो तुम्हारा रियल नेम है उस पर भी अगर मैं बोलूँ तो उसी प्रकार का बिहेवियर करते हुए दिखोगे बच्चे। मतलब परंपरागत उपागम को इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत वैधानिक उपागम इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि संस्थाओं की तुलना संविधान के आधार पर की जा रही है। तुम विधायिका को एक संस्था मानो बच्चे, संसद जो है वो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। कार्यपालिका अपने आप में एक संस्था है बच्चे, न्यायपालिका एक संस्था है। दिखती नहीं है तुम्हें? संसद दिखता है या नहीं दिखता है? जाते तो संसद दिखता है ना, लोकसभा राज्यसभा दिखता है। कार्यपालिका में जितने भी विभाग आते हैं बच्चे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जाओगे तो दिखेंगे। ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका तुलना करना है तुम्हें किसी दूसरे देश के इंस्टीट्यूशन का, किसके आधार पे, संविधान के आधार पे। तो इसी को बच्चे हम लोग इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत वैधानिक उपागम बोलते हैं। यानी किसी संस्था की तुलना अगर हम संविधान के आधार पे करते हैं, उसको हम लोग परंपरागत उपागम भी बोल लेते हैं बच्चे, और उसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं, संस्थागत उपागम भी बोल लेते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? क्लियर, या अभी भी डाउट है? कल पूछूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, अब आओगे तो जो तुलनात्मक राजनीति से संबंधित परंपरागत अध्ययन, यानी तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करने के लिए बच्चे हमारे पास कौन कौन से अप्रोच हैं, कौन कौन से उपागम हैं बच्चे। तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन करने के लिए जो पहले उपागम आए थे, सबसे पहले मतलब प्रथम विश्व युद्ध के आसपास, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो उपागम आए थे, उन उपागमों को, उन अप्रोचेस को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। और उसमें पहला अप्रोच था बच्चे फिलोसॉफिकल अप्रोच, दूसरा है ऐतिहासिक उपागम जिसको हम लोग हिस्टोरिकल अप्रोच बोलते हैं बच्चे, तीसरा है औपचारिक एवं कानूनी पद्धति जिसको फॉर्मल लीगल अप्रोचेस बोला जाता है बच्चे, चौथा है समरूपण पद्धति जिसको कन्फिगरेटिव्स अप्रोचेस बोलते हैं, कन्फिगरेटिव्स अप्रोचेस बोला जाता है बच्चे, और फिफ्थ है समस्यागत पद्धति। पांचवा जो अप्रोच है बच्चे वो है समस्यागत पद्धति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रॉब्लम अप्रोच बोलते हैं, द प्रॉब्लम अप्रोच। छठा जो है बच्चे वो है क्षेत्रीय पद्धति जिसको हम लोग एरिया अप्रोच बोलते हैं बच्चे, और सातवां जो है वो संस्थागत कार्यात्मक पद्धति जिसको इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोचेस भी बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम रटने हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर बनता है बच्चे वो इंग्लिश में, क्वेश्चन होते हैं ट्रांसलेट। तो जिस लैंग्वेज, जिस हिंदी के भाषा में मैं तुम्हें समझा रहा हूं बच्चे, उस भाषा में क्वेश्चन नहीं रखा जाता है, इसलिए कुछ टर्म उनके एकदम याद रहने चाहिए बच्चे, क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए और सॉल्व करने के लिए बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत, दीपा कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चे? कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है बच्चे,
अब सबसे पहले अप्रोच पे हम लोग बात करते हैं बच्चे, वो है दार्शनिक पद्धति। ठीक है, फिलोसॉफिकल मेथड्स। ठीक है, फिलोसॉफिकल मेथड्स का आप यूज करना चाहते हो तुलनात्मक राजनीति को अध्ययन, सॉरी फिलोसॉफिकल अप्रोच को यूज करना चाहते हो बच्चे राजनीति के अध्ययन के लिए, तो दार्शनिक पद्धति का उपयोग सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बच्चे सोक्रेटिस के द्वारा भी किया गया था, लेकिन सुकरात ने उतना राजनीति के बारे में कोई विचार नहीं दिया था। ठीक है, उसका जितने भी विचार थे वो संवाद शैली में थे, लेकिन दार्शनिक पद्धति का जो बेहतर तरीके से उपयोग और दार्शनिक पद्धति किसी विचारक के विचार में देखा गया और उस विचारक ने अपने विचार किसी बुक में लिखा है बच्चे, तो वो रिपब्लिक है बच्चे। रिपब्लिक के अंतर्गत बच्चे जो रिपब्लिक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है बच्चे, कंसर्निंग द जस्टिस, न्याय पे लिखी हुई किताब है बच्चे, और वो न्याय पे जो लिखी हुई किताब है बच्चे, वहां पे रिपब्लिक में बच्चे प्लेटो ने दार्शनिक पद्धति का क्या किया था, इस्तेमाल किया था, और दार्शनिक पद्धति का उपयोग करते हुए बच्चे वो अपने बुद्धि से, अपने विजडम से उसने किसकी कल्पना की थी, आदर्श राज्य की कल्पना की थी। ठीक है, फिलोसॉफिकल जो फिलोसफर होते हैं बच्चे वो कल्पना बहुत करते हैं, और कल्पना करने के लिए उन्हें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने विजडम का, अपने बुद्धि का, और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी बच्चे। ठीक है, आदर्श राज्य की जो कल्पना सबसे पहले की गई थी वो प्लेटो के द्वारा की गई थी। और दूसरा जो आदर्श राज्य के बारे में दूसरे एक विचारक के भी विचार में हमें थॉट्स में भी देखने को मिलता है बच्चे, वो है थॉमस मूर, सर थॉमस मूर। उन्होंने एक किताब लिखी थी यूटोपिया, और यूटोपिया में उन्होंने एक आइडल स्टेट, एक आदर्श राज्य की क्या की थी, कल्पना की थी बच्चे। तो आदर्श राज्य की कल्पना हमें प्लेटो के भी विचारों में देखने को मिलती है, आदर्श राज्य की कल्पना जो है वो सर थॉमस मूर के भी विचारों में देखने को मिलती है बच्चे। इन दोनों विचारकों ने एक प्रकार से फिलोसॉफिकल मेथड का यूज किया था, दार्शनिक विधि का इस्तेमाल किया था। और दार्शनिक विधि में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, दार्शनिक विधि में, दार्शनिक विधि के द्वारा बुद्धि का उपयोग करके किसी सिद्धांत का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उस चीज को निर्मित करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है बच्चे। रूसो, ग्रीन और हेगल, ये भी आपके पाश्चात्य दार्शनिक हैं बच्चे। इन सभी विचारकों ने एक प्रकार से दार्शनिक पद्धति का क्या किया था, उपयोग किया था, फिलोसॉफिकल मेथड का क्या किया था, उपयोग किया था बच्चे। तो जो दार्शनिकों के द्वारा जो आदर्श को व्यवहार रूप में अपनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है बच्चे। दार्शनिक जो अपने विचार देते हैं बच्चे, वो कभी कभी उन विचारों को जब व्यवहारिक रूप में, जब प्रैक्टिकली तुम्हें लागू करने के लिए बोला जाएगा बच्चे, उन्हें लागू करना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। जैसे प्लेटो के रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में आदर्श राज्य का निर्माण करना क्या था, असंभव था। क्यों असंभव था, क्योंकि आदर्श राज्य की शर्त ही थी दार्शनिक राजा, और दार्शनिक जो राजा है बच्चे, उसकी शिक्षा का कार्यकाल इतना लंबा चौड़ा था बच्चे कि कोई भी व्यक्ति उतने समय तक शिक्षा प्राप्त नहीं करता, और जिस स्थिति में राजा वो बनेगा, हो सकता है कि उस आयु में उसकी बुद्धि और उसका शरीर काम करना ही क्या कर दे बच्चे, बंद कर दे बच्चे। इसलिए जिस प्रकार के एरिस्टोटल ने राज्य बनाने, सॉरी प्लेटो ने जिस प्रकार के स्टेट बनाने की बात की थी, वो स्वाभाविक रूप में बच्चे संभव नहीं था बच्चे। इसलिए प्लेटो को एक तरह से क्या बोला जाता है, यूटोपिया बोला जाता है, कल्पना कोपित बोला जाता है, क्योंकि उसने कल्पना बहुत अधिक कर ली। व्यवहारिक रूप में उस प्रकार की चीजें निर्मित करनी जो थी वो क्या थी, असंभव थी बच्चे। दूसरा वहीं पे आओगे बच्चे, जैसे हेगल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो प्लेटो ने जिस प्रकार के राज्य की कल्पना की थी बच्चे, वो सिर्फ स्वर्ग में स्थापित हो सकता है, पृथ्वी पर नहीं। क्योंकि पृथ्वी पर व्यक्ति जो है वो क्या होते हैं, जो व्यक्ति हैं बच्चे, वो स्वार्थी, लालची और इन सभी तरह के व्यक्तित्व से भरे हुए लोग होते हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार के राज्य और स्टेट को फॉर्म करना क्या हो जाता है, टफ टास्क होता है बच्चे। इस प्रकार के स्टेट को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? तो फिलोसॉफिकल जो मेथड है बच्चे, उसमें आप लोग क्या बताओगे? ठीक है, कि अपने बुद्धि के द्वारा किसी सिद्धांत का क्या करना, निर्माण करना, अपने बुद्धि के आधार पे किसी चीज की कल्पना करना, और उस कल्पना को क्या करना, एक वास्तविक रूप देना बच्चे, ही क्या हो जाता है, फिलोसॉफिकल मेथड होता है। जो फिलोसॉफिकल मेथड होता है वहाँ पे लोग अपने बुद्धि के द्वारा कुछ भी क्या कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं, लेकिन उस इमेज को क्या करना होता है, जब वास्तविक रूप देना होता है
तो वास्तविक रूप नहीं दिया जा सकता है क्योंकि संभव नहीं है, परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं। ठीक है, वास्तविकता और कल्पना में बड़ा अंतर होता है बच्चे। ठीक है ना, नेट तो तुम क्लियर करना चाहते हो लेकिन तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। ठीक है ना, 2-3 घंटा घर में बैठ के पढ़ना नहीं है सीरियस तरीके से, तो फिर बच्चे नहीं होता है वो चीज़ें। थोड़ा सा चीज़ें हमें कल्पना तो जो हम कर रहे हैं उसे हमें क्या करना होता है, एक वास्तविक रूप देने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, तब जाकर कहीं वो वास्तविकता को क्या कर पाएगा, प्राप्त हो पाता है। नेक्स्ट मेथड आता है बच्चे हिस्टोरिकल अप्रोचेस। ठीक है ना, यानी शासन और राजनीति का हमें तुलनात्मक अध्ययन में बच्चे, शासन और राजनीति का मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूं, लेकिन किस पद्धति के द्वारा करना चाहता हूं, ऐतिहासिक उपागम के द्वारा, हिस्टोरिकल अप्रोचेस के द्वारा बच्चे। और ऐतिहासिक उपागम का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया है, अरस्तु के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, हेगल के द्वारा, हेनरी मैन के द्वारा और मैकाइवर के द्वारा। तुमसे पेपर में पूछ लेगा कि तुलनात्मक राजनीति में हिस्टोरिकल अप्रोचेस का समर्थन, ठीक है, ठीक है, सपोर्टर ये समर्थन करने वाले कौन कौन से विचारक हैं बच्चे, तो वहाँ पे एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, हेगल, हेनरी मैन, मैकाइवर। अब कौन मुझे बताएगा बच्चे कि अरस्तु ने हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल, उपयोग किस जगह पे किया है और एक सिद्धांत उसने दिया था, कौन बताएगा? किस सिद्धांत अरस्तु ने अपने किस सिद्धांत का निर्माण, ठीक है, किस सिद्धांत का निर्माण हिस्टोरिकल अप्रोच से किया है बच्चे? उसने एक सिद्धांत है उसका उसमें, ठीक है, या कहां पे तुम्हें अरिस्टोटल के कौन सा सिद्धांत तुम्हें लगता है बच्चे जो हिस्टोरिकल मेथड पर निर्मित हुआ होगा? एरिस्टोटल का कौन सा आइडिया है बच्चे, कौन सा विचार है जो हिस्टोरिकल मेथड पर हो सकता है? राजनीतिक में, पूरा राजनीतिक विचार में कौन सा, उसके पूरे जो विचार आते हैं वो राजनीतिक विचार है बच्चे, उसमें से कौन सा विचार शासन पे, राज्य पे, नागरिक पे, न्याय पे, कहां पे? अरस्तु का पूरा राजनीतिक विचार पढ़ाया हूं तुम लोगों को बच्चे मैंने, ठीक है ना। उसमें मैंने उसके राज्य के ऊपर भी विचार क्या है अरस्तु का ये भी बताया है, नागरिक के ऊपर अरस्तु के क्या विचार हैं ये भी मैंने बताया, न्याय के ऊपर अरस्तु के क्या विचार हैं ये भी बताया, क्रांति के ऊपर अरस्तु के क्या विचार हैं ये भी मैंने बताया है बच्चे। अरस्तु ने और किसके ऊपर, अरस्तु ने मिश्रित संविधान के ऊपर क्या विचार दिया ये भी मैंने बताया बच्चे। तो कहाँ पे उसने ऐतिहासिक विधि का इस्तेमाल किया होगा? राज्य का जो विचार है ना बच्चे अरस्तु का, जो राज्य का विचार है अरस्तु का, वहां पे हिस्टोरिकल मेथड का इस्तेमाल हुआ था। अरस्तु ने परिवार के बारे में बोला है ना बच्चे, परिवार की जब परिभाषा दी तो अरस्तु ने क्या बोलता है कि जो राज्य है वो एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य जो है वो एक विकास का परिणाम है, बोला जाता है ना। पढ़ना जाके फिर से देखना जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, हो सके कि मैं गलत भी बोल दूं, क्योंकि ठीक है तुम्हें उसे वो जाके रीचेक करना है बच्चे। मान लो कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ, इसको तुम्हें रीचेक करना है कि राज्य का जो विकास है बच्चे, राज्य जो है वो एक विकास का परिणाम है बच्चे। ये प्लेटो के भी विचारों में देखने को मिलता है, अरस्तु के भी विचारों में देखने को मिलता है। तो किस अध्ययन में हम लोग विकास को ढूंढते हैं बच्चे? ऐसा किस विकास, क्या मतलब जो ऐसे मतलब ऐसा कौन सा, जैसे हम लोग को विकास के बारे में जानना है, डेवलपमेंट को जानना है बच्चे, तो डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, राज्य के द्वारा विकास कर सकते हैं, ये अरस्तु ने बोला है, ठीक है। चलो बात ठीक है तुम्हारे, अरिस्टोटल ने बात बोला कि राज्य जो है वो आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, और राज्य जो है व्यक्ति के लिए आवश्यक एक तत्व है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति का विकास कहाँ पे होता है, समाज में होता है। तो उसी आधार पे उसने बोला था कि जो व्यक्ति है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है बच्चे। तो राज्य का जो विकास हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है भाई? व्यक्ति था,
व्यक्ति ने परिवार का निर्माण किया। तो व्यक्ति से जो परिवार निर्मित हो रहा है, परिवार जो बन रहा है बच्चे, वो एक विकास का परिणाम हुआ, विकास का परिणाम। और परिवार से अगर समुदाय बन रहा है बच्चे, या समाज का निर्माण हो रहा है, तो समाज भी क्या है, एक विकास का परिणाम है। और समाज से अगर राज्य का निर्माण हो रहा है बच्चे, वो भी एक क्या है, विकास का परिणाम है, डेवलपमेंट का एक रिजल्ट है बच्चे। तो इतिहास में बच्चे, इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बताओ, कोई बताए? इतिहास क्यों पढ़ाई जाती है बच्चों को? हम लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना बच्चे, पॉलिटिकल साइंस तुम लोग पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? तो तुम पॉलिटिकल साइंस इसलिए पढ़ते हो क्योंकि जो सामाजिक समस्या है, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सके, और वो सामाजिक समस्याओं का समाधान राजनीति के द्वारा हो सकता है। इसलिए हम लोग राजनीति शास्त्र बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तो मैंने बता दिया। इतिहास क्यों पढ़ाते हैं ये बताओ? बच्चों को हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? तुम लोग कल को सोशल साइंस पढ़ाने जाओगे बच्चे, ठीक है, सोशल साइंस तुम लोग को मान लो कि तुम्हारा नेट हो गया, ठीक है, या कहीं भी तुम लोग प्राइवेट स्कूल में गए टीचिंग के लिए, तो वहाँ सोशल साइंस पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। तो बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना तुम्हें कि इतिहास हम क्यों आपको पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे, कुछ बच्चे तो मान लो कि एकदम बोलेगा ही नहीं, ठीक है, पढ़ा रहे हो पढ़ाते रहो। लेकिन कुछ बच्चा हो सकता है कि तुमसे पूछ ले कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं बच्चे, मैथ क्यों पढ़ते हैं हम लोग, साइंस क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, सिविक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्यों पढ़ा जाता है? तो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो बच्चे? हाँ बताओ, हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ते हो आप लोग हिस्ट्री? कोई जोर से बोले बच्चे, माइक के सामने अपना मुंह करके बोला करो, इधर उधर बोलोगे ना बच्चे, नहीं आवाज आएगी मेरे पास। हम्म, ठीक है, और कोई बताए? आवाज ही क्लियर नहीं हुआ प्रियंका, दोबारा से बोलो। हाँ, अगर किसी को आवाज प्रियंका के क्लियर आई होगी तो फिर से बोलो। हाँ बच्चे बोलो। हम्म 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 हाँ हम्म हाँ पढ़ता है, मतलब अतीत में जो चीजें घटित हुई हैं उसका भी अध्ययन करना होती है। तो अगर कोई चीज घटित हुई होगी बच्चे, तो विकास भी तो हुआ होगा। तो इतिहास के द्वारा हम अतीत के विकास को जानने की कोशिश करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा हमें विकास के बारे में क्या होता है, सूचना प्राप्त होता है, विकास के बारे में पता चलता है। तो जब इतिहास पढ़ोगे बच्चे, तो उस समय कोई घटना घटित होगी, उस घटना के बाद कोई चीज तो विकसित हुई होगी। अब मान लो कि अभी कोविड हुआ, ठीक है, कोविड एक प्रकार की घटना है। कोविड के वजह से बच्चे, कोविड महामारी के वजह से इस समाज में कुछ घटनाएं घटित हुई। अब इस घटना के वजह से कुछ नई चीजें निर्मित हुई हैं या नहीं हुई हैं? क्या निर्मित हुई बताओ? तुमने क्या अनुभव किया कि जो नई चीजें तुम्हें देखने को मिल रही हैं, जो चीज पहले नहीं थी? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो क्या हुआ, एक विकास हुआ ना, एक नई चीज, एक नया परिणाम प्राप्त हुआ कि भाई कहीं भी अगर मुझे जाना है तो जो हम चढ़ जाते थे एक दूसरे के ऊपर, वो थोड़ा सा अब क्या हो गया कि दूर हुआ। दूसरा, हमने अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाया नहीं कि कहीं भी अब जाते हैं बच्चे तो एक तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ को कई बार धो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, हमारे कार्य करने के क्रिया में परिवर्तन आया या नहीं आया। पहले हम फिजिकली पढ़ते थे बच्चे, लेकिन अब वो चीजें क्या है, ऑनलाइन आने वाले समय में विकसित होगा या नहीं होगा। तो कोई बच्चा ये अगर रिसर्च कर रहा है बच्चे कि कोविड ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी को कितना बढ़ावा दिया है बच्चे, तो वो क्या करेगा, इतिहास में जाएगा। और उसके लिए किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल अप्रोचेस का बच्चे। तो राज्य का जो पूरा राज्य जो है बच्चे, वो एक विकास का परिणाम है बच्चे। ये पता अरस्तु ने बच्चे हिस्टोरिकल मेथड से की थी। क्लियर हुआ? तो विकास को जानने के लिए बच्चे, विकास को समझने के लिए हमें किसका जानना पड़ता है, डेवलपमेंट को जानने के लिए, डेवलपमेंट को फाइंड करने के लिए हमें
किस मेथड का यूज करना पड़ेगा? हिस्टोरिकल पद्धति या हिस्टोरिकल मेथड का, ऐतिहासिक पद्धति का एक प्रकार से क्या करना पड़ता है बच्चे, आपको उपयोग करना पड़ता है। तो अरस्तु ने भी किया, मॉन्टेस्क्यू ने भी किया, हेगल ने भी किया है, हेनरी मैन ने भी किया है, मैकाइवर ने किया। अब सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में हेगल भी है, हेगल को जाकर आज खोज कर पढ़ना और कल मुझे बताना कि हेगल ने कहां पे एक प्रकार से विकासात्मक, ठीक है ना, हिस्टोरिकल मेथड का यूज करके बताया। कहां बताया, कौन बताएगा मेरे को? हेगल ने कौन सा सिद्धांत दिया है बच्चे? हेगल का सबसे फेमस कौन सा सिद्धांत है? ये तुम लोग बहुत बार पढ़ते हो, सुनते हो, ठीक है, कई बार तुम लोगों ने पढ़ा। हेगल का कौन सा थ्योरी सबसे फेमस थ्योरी है? बोलो कि नहीं पढ़ा है, ये बताओ कौन सी? हाँ, वही पद्धति जानना चाह, बताओ, उसमें कुछ भी हिंट दो फिर मैं बता दूंगा ना। हाँ, दीपा बोल रही है, कुछ ध्यान से सुनना, माइक ऑफ करो, सब माइक ऑफ करो दीपा को छोड़ के। प्रियंका अपना भी माइक ऑफ कर। हाँ, कौन सा? हाँ दीपा बोलो। हाँ, द्वंद्वात्मक पद्धति। हाँ, द्वंद्वात्मक जो पद्धति है बच्चे, जो उसने द्वंद्वात्मक पद्धति, जो डायलेक्टिक थ्योरी दी है बच्चे, वो सिद्धांत उसने किस मेथड पर बनाया था? हिस्टोरिकल मेथड पे। वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो वाद में क्या थी? समस्या थी, तो समस्या का एक क्या आया? आंसर आया। तो आंसर जो है वो समस्या का विकसित रूप हुआ या नहीं हुआ बच्चे? क्लियर इस तरह से। तो डायलेक्टिक मेथड जो है बच्चे, वो हेगल का किस मेथड के द्वारा विकसित उसने किया होगा? हिस्टोरिकल अप्रोचेस के द्वारा, ऐतिहासिक विकास के लिए। समझ में आया क्यों ये मेथड्स हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं बच्चे? आई बात समझ में? यही तुमसे पेपर में पूछ लेगा, अब तुम बता सकते हो। यही जब पढ़ोगे ना बच्चे तो इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम डायलेक्टिक मेथड्स तो पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन ये डायलेक्टिक जो मेथड है, ये जो डायलेक्टिक सिद्धांत, इसने किस मेथड का इस्तेमाल करके डेवलप किया होगा बच्चे? तो हमें पता चल गया। हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल अप्रोचेस, ऐतिहासिक पद्धति का। आगे आओ, नीचे जब आओगे बच्चे, इन विचारकों ने ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर कुछ राजनीतिक सिद्धांतों को जन्म दिया। जैसे राज्य के विकास का सिद्धांत जो है वो अरस्तु का है, तुम्हें पता ही दिया मैंने। एरिस्टोटल का जो है वो किस पर है? हिस्टोरिकल पे है। डायलेक्टिक जो मेथड है, द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है, किसका? हेगल का बच्चे। वो किस पर डेवलप हुआ है? हिस्टोरिकल मेथड पे हुआ है। इसी तरह से एक और बताना है तुम लोगों को, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का जो कंसेप्ट था बच्चे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो था बच्चे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। इस सिद्धांत के द्वारा उसने किसकी व्याख्या की थी? इतिहास की व्याख्या की थी। और इतिहास की व्याख्या किसके आधार पे की थी? आर्थिक आधार पे बच्चे, ठीक है ना। कोई भी विचारक जो है जब वो सिद्धांत देता है बच्चे, या तो सिद्धांत वो विचार के आधार पे बना रहा है, या तो फिर वो सिद्धांत किस पर बना रहा है? भौतिक तत्वों पे, भौतिक चीजों का आधार बना। कार्ल मार्क्स ने भौतिकतावाद, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के बेसिस पर ही तो इतिहास की क्या की थी? आर्थिक आधार पर व्याख्या की थी। और उसने ये बताया था कि आदिम अवस्था से 6 उसने अवस्थाएं बताई थी। पूरे मानव इतिहास के विकास को उसने 6 भागों में बांटा है बच्चे। आदिम युग, दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारा की तानाशाही और साम्यवादी युग बच्चे। और ये सारे क्या थे? आदिम युग से जो दास युग है बच्चे, वो एक विकास का परिणाम है या नहीं है? आदिम युग, दास आदिम युग में तो सभी लोग, आदिम युग में लोग कम थे, संसाधन क्या थे? ज्यादा थे, तो कोई किसी का क्या कर रहा था? शोषण नहीं कर रहा था। लेकिन उसी आदिम युग के बाद से जब दास युग आता है बच्चे, दास में क्या हो जाती है? कृषि व्यवस्था की खोज हो जाती है, कृषि की खोज हो जाती है। और कुछ लोग क्या कर जाते हैं? भूमि के महत्व को समझ जाते हैं और भूमि को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ लोगों को भूमि प्राप्त नहीं होती, जिनको भूमि प्राप्त नहीं होती वो लोग क्या हो जाते हैं?
दास बन जाते हैं किसके पास? जिनके पास जमीनें थी। तो ये दास युग, और दास युग की जो चुनौतियां थी बच्चे, उसने किसको खड़ा किया? सामंतवादी व्यवस्था को, जहां पे कुछ लोग जमींदार हो गए, सामंत हो गए, और वो क्या करते थे? जमींदारों को सपोर्ट करते थे, और फिर सामंतवादी व्यवस्था की जो कमियां थी उसका विकास का परिणाम क्या आया? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म की जो कमियां थी बच्चे, कैपिटलिज्म के बाद क्या आना चाहिए था? साम्यवादी तानाशाही आनी चाहिए थी, लेकिन आया नहीं। तानाशाही, साम्यवादी जो सर्वहारा की तानाशाही है बच्चे, इसी को तो समाजवादी व्यवस्था बोला जाता है। और उसी समाजवादी व्यवस्था के बाद क्या आना चाहिए था? साम्यवादी आना चाहिए था, साम्यवादी शासन आना चाहिए था पूरे देश में। लेकिन 90 के बाद क्या हो गया? साम्यवादी शासन समाप्त हो गया, और क्या आ गया? पूंजीवादी व्यवस्था। तभी तो फुकुयामा ने क्या बोला था कि पूंजीवाद का एक प्रकार से क्या हुआ है, इस पूरे युद्ध में अगर विजय प्राप्त हुई है तो किसको प्राप्त हुआ है? पूंजीवाद को, उदारवाद का विजय हुआ है बच्चे। तो कार्ल मार्क्स ने भी तो ऐतिहासिक विधि का इस्तेमाल करके बच्चे क्या किया था, उसने बताया। तो इतिहास के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चे? विकास को समझते हैं। ऐतिहासिक उपयोग के द्वारा हम अतीत को समझते हैं, और उस अतीत की जो कमियां उनको ठीक करके हम विकास कर लेते हैं बच्चे। तो ऐतिहासिक जो उपागम था बच्चे, अब उसका नए तरीके से क्या किया जाता है? इस विधि को उपयोग में किया जाता है, जिसको राजनीतिक विकास आयाम बोलते हैं, विकासवादी आयाम बोलते हैं। यानी ऐतिहासिक उपागम का नया जो नाम है बच्चे, वो राजनीतिक विकासवादी आयाम है बच्चे। अब इस रूप में क्या होता है? सामने आता है हमारे। क्लियर हुआ बच्चे कि हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है बच्चे? तो हिस्टोरिकल मेथड की उपयोगिता आज भी है बच्चे। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है? उपयोगी होता है बच्चे। कानूनी पद्धति, जिसको हम लोग लीगल अप्रोचेस बोलते हैं बच्चे। तो जो लीगल अप्रोचेस है बच्चे, ठीक है, इसको अब समझना है। तो जो 19वीं सदी है बच्चे, उसको संविधान का युग भी बोला जाता है। अब कोई बच्चा डीएसएसबी में पीजीटी का पेपर देने जा रहा है, तुमसे सीधा पूछे जाएगा कि किस शताब्दी को संविधान का युग बोला जाता है। पेपर में आ गया छोटा सा क्वेश्चन, सीधा वहां पे टिक क्या करना पड़ेगा? 19वीं सदी। क्यों संविधान का युग बोला जाता है? ये यूजीसी को जानकर, यूजीसी वाले बच्चों को जानकर जाना होता है। क्योंकि 19वीं सदी में बच्चे बहुत सारे देशों ने संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। इस वजह से 19वीं सदी को संविधान का युग बोला जाता है। बहुत सारे देशों ने, राज्यों ने अपने संविधान का, स्वयं संविधान का निर्माण किया था। अमेरिका को देखने के बाद बहुत सारे देशों ने बच्चे कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया था? मेकिंग की थी बच्चे। इसलिए इस पूरे पीरियड को, 19th जो सेंचुरीज है बच्चे, उसको एरा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा युग बोला जाता है। और यहाँ पे अधिकांश लेखकों ने राजनीतिक संस्थाओं को अपने अध्ययन का आधार बनाया बच्चे। तो संविधान में क्या है? संस्थाओं के बारे में लिखा गया है। तो जितने भी विचारक थे उन्हें जानना था कि भाई अमेरिका का संविधान और वहां की संस्थाएं कैसे काम करती है। तो अमेरिका का संविधान उठाया, पढ़ लिया, भारत का संविधान उठाया, पढ़ लिया, और दोनों जगह की संस्थाओं का तुलना करके वर्णन कर दिया, भाई ये अमेरिका का संविधान है, ये भारत का संविधान है, ये कनाडा का संविधान है, ये चाइना का संविधान। इसको हम लोग लीगल अप्रोचेस बोलते हैं बच्चे। यानी संविधान के आधार पे संस्थाओं की तुलना जो की जाती है बच्चे, वो किस पद्धति के द्वारा की जाती है? लीगल अप्रोच या कानूनी पद्धति के द्वारा की जाती है। क्लियर हुआ या नहीं? और इसमें हम लोग क्या करते हैं? औपचारिक संस्थाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं बच्चे। औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और उसमें कौन कौन से विचारक आते हैं? थियोडर बुल्से विचारक हैं बच्चे, जो लीगल अप्रोच का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। वुड्रो विल्सन जो है, ये लीगल अप्रोचेस का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। डाइसी, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, डाइसी का दिया हुआ है बच्चे कि हर देश में जो रूल ऑफ लॉ है उसको आधार बनाओ और तुलना कर लो कि भाई भारत में रूल ऑफ लॉ किस तरह से काम करता है, ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ कैसे काम कर रहा है, तुलना आप कर लीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? लीगल अप्रोचेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब संविधान के आधार पे संस्थाओं की क्या करना? तुलना करना ही क्या है बच्चे? लीगल अप्रोचेस है बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे सभी को कि गायब हो गए सब लोग? ठीक है, 2 ही दिख रहे हैं ना, बाकी कहाँ कहाँ गए? बाकी डिस्प्ले में सिर्फ दीपा दिख रही है, राजकमल दिख रहा है, कोमल दिख रही है, प्रियंका नहीं दिख रही है, ऋचा नहीं दिख रही है। ठीक है, क्या बाकी लोग गायब हो गए? ठीक है, प्रियंका दिख रही है, ऋचा पता नहीं डिस्कनेक्टेड है, कॉल क्या है पता नहीं चला।
ठीक है, प्रियंका का यहाँ से तो साउंड आ रहा है तो पता चल रहा है कि चलो एक्टिव है वो। ठीक है बच्चे, तो समझ में आया। लीगल अप्रोचेस बता सकते हो, कल पूछूंगा बच्चे ये सारे अप्रोचेस मैं आप लोगों से, इसलिए पढ़ के रखना बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे समरूपण पद्धति, कन्फिगरेटिव्स अप्रोचेस होता है बच्चे। अब ये जो है ना ऐतिहासिक और कानूनी जो पद्धति थे बच्चे, यानी परंपरागत जो अध्ययन था तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत बच्चे, तो जो वहाँ पे ऐतिहासिक और जो कानूनी पद्धति था बच्चे, हिस्टोरिकल और जो लीगल अप्रोच थे, इसके प्रतिक्रिया यानी इसके रिएक्शन में बच्चे जो आया था वो समरूपण पद्धति आई थी। समरूपण पद्धति में हम क्या करते हैं बच्चे ना, संस्थाओं का अध्ययन नहीं करते, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ही क्या कर लेते हैं, केंद्र बनाकर तुलना कर देते हैं। भारत का पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को उठाया और क्या कर दिया, तुलना कर दिया, उसी को कन्फिगरेटिव्स अप्रोचेस बोलते हैं बच्चों। पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आता है ना, संसाधनात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम, या फेडरल हो सकता है, या क्वासी फेडरल हो सकता है बच्चे। इसका क्या करना, तुलना करना, संस्थाओं की तुलना नहीं करना कि भाई जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, वो दूसरे देश के, ब्रिटेन में जो पीएमओ होगा उसकी तुलना नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, भारत की जो संसदीय प्रणाली है बच्चे, उसकी किसी दूसरे देश के साथ क्या कर दी जाएगी, तुलना कर दी। ये तो एक बढ़ाने वाली बात होगी। यहाँ पे पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था को अद्वितीय मानकर उसका अलग से अध्ययन करना, तो राजनीतिक व्यवस्था को बच्चे पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। और भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है, क्वासी फेडरल अर्ध संघनात्मक शासन या संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली आपके राजनीतिक व्यवस्था में दिखती है बच्चे। इसके विचारक में कौन आते हैं, मतलब जो समर्थन करते हैं कन्फिगरेटिव्स अप्रोचेस का बच्चे, तो उसमें न्यूमैन, कार्टर, हर्जर और रोसर बच्चे, ये स्कॉलर हैं जो इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आओगे बच्चे समस्यागत पद्धति, प्रॉब्लम अप्रोचेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम अप्रोचेस में जनरली हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि जैसे कहीं पर डेमोक्रेसीज है बच्चे, और उस डेमोक्रेसीज में जो इकोनॉमिक नियोजन है, जो आर्थिक नियोजन है बच्चे, उसके बीच में क्या संबंध है, उसका क्या कर लेना। जैसे भारत में जो डेमोक्रेसीज है, ठीक है ना, सुनो इसको पहले सुन लो फिर लिखना। मतलब यहाँ जो समस्यागत जो क्षेत्र अध्ययन है बच्चे, जो प्रॉब्लम अप्रोचेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिकल कंट्रीज है बच्चे, इस डेमोक्रेसीज में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है बच्चे, और जो अमेरिका भी एक डेमोक्रेसीज कंट्री है, वहां पे जो इकोनॉमिक प्लानिंग है बच्चे, इनके बीच क्या करना, तुलना करना। आई बात समझ में। भारत में प्लानिंग कमीशन थी, अब भारत में क्या है, नीति आयोग है। आर्थिक नियोजन कौन करता है, आर्थिक नियोजन का इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाली कौन सी संस्था है, भारत में इकोनॉमिक को प्लान करने वाली कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो भारत में इकोनॉमी से संबंधित चीज, इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजों का क्या करता है, प्लान करता है। पहले योजना आयोग था, अब तो समाप्त हो गया, अब कौन सी। तो भारत में जो नीति आयोग है बच्चे, अमेरिका में भी तो डेमोक्रेसीज है, अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पे भी तो वहां की अर्थव्यवस्था के लिए कोई प्लान करने वाली संस्था होगी ना, वहां पे भी तो कोई संस्था होगी प्लान, उनके बीच तुलना करना, और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनके बीच का तुलना ही क्या होता है बच्चे, द प्रॉब्लम अप्रोचेस होती है, समस्यागत पद्धति बोली जाती है बच्चे। ठीक है, भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक जो विभाग है बच्चे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ठीक है, और माइक थोड़ा सा ऑफ करना कोमल, ठीक है ना, माइक ऑफ करना। मतलब जो अब जैसे भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, और अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चे, उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी समस्या आती है, इनके बीच की समस्याओं का तुलना ही बच्चे क्या होता है, द प्रॉब्लम अप्रोच, संस्थागत पद्धति होती है बच्चे। ठीक है, जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है बच्चे, उसका हास क्यों हो रहा है, तो भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्था है,
ब्रिटेन में भी द्विसदनीय व्यवस्था मिलेगी, और क्या कहते हैं अमेरिका में भी द्विसदनीय व्यवस्था मिलेगी। तो भारत का राज्यसभा और ब्रिटेन का, यूके का जो बच्चे हाउस ऑफ लॉर्ड है, उन दोनों में बड़ा अंतर दिखेगा। यहाँ की राज्यसभा में उतनी समस्याएं नहीं है जितना ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड में तुम्हें दिखेगा। वहां का ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है बच्चे, वर्ल्ड का सबसे कमजोर सदन माना जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है बच्चे ब्रिटेन का, वो सबसे कमजोर सदन है। और सबसे ताकतवर जो सेकेंड हाउस है बच्चे, ठीक है ना, सबसे ताकतवर वो अमेरिका का सीनेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका रेक्टिफिकेशन सीनेट के द्वारा कंपलसरी होता है। उन अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय को अवैध घोषित किया जा सकता है, मान्य नहीं होगा। बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, लेकिन वहां के सीनेट का रेक्टिफिकेशन क्या होता है, जरूरी होता है। भारत में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, क्या राज्यसभा का रेक्टिफिकेशन, राज्यसभा से अनुमति लेना आवश्यक होता है? भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं बच्चे, राष्ट्रपति उन नियुक्तियों को कर देते हैं, फिर क्या वो नियुक्तियां राज्यसभा के द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, रेक्टिफिकेशन होता है? नहीं। तो यहाँ का राज्यसभा में क्या क्या समस्याएं आती हैं बच्चे? जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा का पतन हो रहा है ना, कि बहुत सारे क्रिमिनल जो है वो क्या होते हैं, पैसा दे के चुनाव में आ जाते हैं। जो कैंडिडेट को लगता है कि लोकसभा से जीतना मुश्किल है, वो राज्यसभा में पैसा दे दा के राज्यसभा में एंट्री कर लेता है बच्चे। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो इस समस्या को अगर अध्ययन करना है बच्चे, तो किस मेथड से होगा? द प्रॉब्लम अप्रोचेस के द्वारा, समस्यागत पद्धति के द्वारा इस समस्या को क्या किया जा सकता है बच्चे, हल किया जा सकता है बच्चे। क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आते हैं बच्चे क्षेत्रीय पद्धति, जिसको द एरिया अप्रोचेस बोलते हैं, ठीक है। और एरिया अप्रोच का जो डेवलपमेंट हुआ बच्चे, एरिया अप्रोच जैसे जो विधि मेथड्स आए थे बच्चे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए, क्योंकि बहुत सारे जो लेखक थे, राइटर थे बच्चे, उन्होंने डेवलपिंग कंट्री को बच्चे, विकासशील देशों के राजनीति को क्या किया, अपने अध्ययन का विषय बनाया। तो एक क्षेत्र विशेष का क्या होना शुरू हुआ बच्चे, अध्ययन होना शुरू हुआ। उसी को हम लोग द एरिया अप्रोच बोलते हैं बच्चे। किसी एरिया को क्या कर दो, किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट कर लो और उस क्षेत्र विशेष का क्या कर लो, अध्ययन कर लो, और दूसरे क्षेत्र विशेष को क्या करो, उठाओ और देखो कि यहाँ पे भी क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, तो उसका अध्ययन कर लो। यानी मैक्रिडिस ने ये बोला था बच्चे एरिया स्टडी में कि कोई समूह चुन लो, कोई समूह ग्रुप चुनो, और उस ग्रुप को क्या मान लो, क्षेत्र मान लो, और उसमें क्या होनी चाहिए, बस सांस्कृतिक एक रूपता होनी चाहिए। अगर उन दोनों क्षेत्रों में सांस्कृतिक एक रूपता है बच्चे, तो उनका एरिया अप्रोच के द्वारा क्या करना चाहिए, हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। लेकिन तुम जानते हो बच्चे कि बगल का जो देश है, तुम्हारे बगल में जो पड़ोसी तुम्हारा देश है, उस देश की भी सांस्कृतिक एक रूपता भारत देश की जो संस्कृति है बच्चे, उसके एक रूप नहीं है, अंतर आ जाता है। उतनी सांस्कृतिक एक रूपता नहीं आती है जितना इस पद्धति में बोला जाता है बच्चे, इसलिए भी आलोचना होती है। तुम अपने बगल वाली संस्कृति सेम ही है, लेकिन उसमें भी क्या होगा, जब अध्ययन किया जाता है बच्चे, तो उसमें भी कुछ न कुछ कमियां हमें देखने को मिलती है। तो एरिया स्टडी का मतलब ये होता है कि किसी विशेष क्षेत्र को केंद्र में रखा जाए और उसको केंद्र बनाकर क्या किया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, और किसी दूसरे क्षेत्र को भी लिया जाए, उसका भी अध्ययन किया जाए, और उन दोनों का क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं बच्चे। उसी को द एरिया अप्रोच बोलते हैं, एरिया पद्धति बोला है। लेकिन दोनों जो क्षेत्र होने चाहिए उनमें सांस्कृतिक एक रूपता होनी चाहिए बच्चे, तभी ये मेथड जो होगा वो काम करेगा। अगर सांस्कृतिक एक रूपता नहीं है तो ये पद्धति जो मेथड है वो काम नहीं करता। मतलब दो क्षेत्र और दोनों क्षेत्रों में क्या है, सांस्कृतिक एक रूपता है। उन दोनों क्षेत्रों का हमें अध्ययन जो करना चाहिए वो किस अप्रोच से करना चाहिए बच्चे, एरिया अप्रोच से करना चाहिए बच्चे। इसी को एरिया स्टडी बोलते हैं बच्चे। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो आओगे बच्चे, वहां पे आता है संस्थागत कार्यात्मक पद्धति, द इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन जो कार्य करते हैं ना बच्चे, हर एक इंस्टीट्यूशन होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन कार्य करता है, और हर एक इंस्टीट्यूशन जो है ना वो एक तरीके से कार्य नहीं करता। उनके कार्यों में क्या होता है
करने के तरीके में अंतर होता है, तो उनका तुलना कर दो। यानी इंस्टीट्यूशन के फंक्शन के आधार पे क्या कर लिया जाए, तुलना किया जाए बच्चे, तो उसको इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोचेस बोलते हैं बच्चे। संस्थागत कार्यात्मक उपागम में राजनीतिक संस्थाओं के संगठनात्मक एवं कार्यात्मक अंग पर एक जैसा बल दिया जाता है। इसमें राज्य अथवा शासन को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जाता है, अपितु समस्त राजनीतिक व्यवस्था को एक इकाई माना जाता है बच्चे। और इसके समर्थक जो हैं वो हरमन फाइनर हैं बच्चे, कॉल फेडरिच हैं, मोरिस दुअर्जर हैं और केसी वियर। मतलब हम क्या करेंगे, राज्य और शासन को केंद्र नहीं बनाएंगे, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को केंद्र बना देंगे, और उस राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्य करने वाले संस्थाएं हैं बच्चे, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनका तुलना ही बच्चे क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोचेस होता है। हर एक कार्यालय का फंक्शन, कार्य करने का तरीका जो होता है बच्चे, वो अलग होता है बच्चे, इसी को इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोचेस बोलते हैं बच्चे। तो ये जितनी भी पद्धति मैंने बताया, मेथड बताया बच्चे, अगर इसमें किसी मेथड्स में तुम लोगों को दिक्कत आ रही है तो एक बार तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से। तो देख लो एक बार, प्ले तो होगा नहीं, तुम लोग के व्हाट्सएप पे भी है, तो अगर एक बार रीड कर लो और देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चे तो इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ बच्चे, ठीक है। तो एक बार देख लो अपने व्हाट्सएप को ओपन करके, अगर व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, इसी के साथ चलते हुए बच्चे।